सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होती है, किस में क्या जॉब का स्कोप है, किस में ग्रोथ कैसी है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन वीडियो में बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन नहीं, एक एलिगेशन था कि भैया आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कंपैरिजन कैसे कर दिया। हर ब्रांच की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, सारे ब्रांच अपने जगह सही है। मैं मानता हूं हर ब्रांच अपने जगह सही है, लेकिन हर ब्रांच की अपनी प्रतिष्ठा, अपनी परंपरा, अपनी अनुशासन है। हर ब्रांच के अलग करियर स्कोप्स हैं। हर ब्रांच एक अलग चीज आपसे डिमांड करता है। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है किसी ब्रांच से, वो वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच। और ये बात भी सही है कि अगर आपको सेम कॉलेज में कंप्यूटर मिल रहा हो और आपने कोई नीचे वाला ब्रांच ले लिया, जैसे आईआईटी बॉम्बे में आपको कंप्यूटर मिल रहा हो और आपने मैकेनिकल ले लिया, तो सारे मीडिया वाले आपके पीछे घूमने लग जाते हैं कि ये कैसा अलग सा कुछ तो हुआ है इस बार। समझ रहे हैं? तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी अलग चीज होती है अपनी जगह, बट प्रैक्टिकल में तो यही है कि हर ब्रांच लोग एक प्रायोरिटी के हिसाब से ही देख रहे होते हैं कि इस ब्रांच को ऊपर रखो, इस ब्रांच को नीचे रखो। हालांकि मैं अगेन कहूंगा हर ब्रांच अपने जगह सही होता है। हर ब्रांच में अगर आप कंप्यूटर मिल रहा हो लेकिन आप चाहो तो मैकेनिकल, आप चाहो तो प्रोडक्शन ले सकते हो। डिपेंड करता है, अगर आपने एक पर्टिकुलर माइंडसेट बना रखा है कि मुझे इसी ओरिएंटेशन, इसी डायरेक्शन में जाना है, तब ब्रांच वाइज भी आप देख सकते हो। बट अब बात करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, प्रोडक्शन में क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई क्या होता है। तो मैकेनिकल के बारे में सभी को पता है, आपका मशीन से रिलेटेड जितना भी हो गया, चाहे वो एक एसी बनाने से लेकर, एयर कंडीशन से लेकर, आपका कोई फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े आप फैक्ट्रीज में जो भी मशीन्स देखते हो, छोटी से बड़ी हर मशीन जिसमें मैकेनिकल ऑपरेशंस हो रहे, सारे के सारे मैकेनिकल के अंदर आते हैं। मेटलर्जी क्या होता है भैया? मेटलर्जी में आपका होता है बेसिकली मेटेरियल्स से, मेटल से आप डिस्कस कर रहे हो कि किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी हम कैसे चेंज करें। इसमें भी आपका थर्मोडायनेमिक्स, हीटिंग, ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें मोस्टली हम हीटिंग ही एक प्रोसेस, ऐसा हीटिंग इकलौता ऐसा प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक बहुत ब्रॉड, एक मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस होता है हीटिंग, जिससे हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स इसका एक बहुत बड़ा, एक मेजर सब्जेक्ट होता है। मैकेनिकल में भी थर्मोडायनेमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट होता है, लेकिन दोनों ही, मैकेनिकल और मेटलर्जी, अलग अलग है। मैकेनिकल में हम मशीन्स के साथ डील कर रहे होते हैं, मशीन बनाते कैसे हैं, मशीन की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा मशीन ओरिएंटेड होता है। और मेटलर्जी में अगर हम बात करें तो मटेरियल ओरिएंटेड होता है, चाहे किसी और से, माइन से चीजें एक्सट्रैक्ट करना। अब इसी में माइनिंग भी आपका एक ब्रांच आ जाता है। बात कर ले अगर हम प्रोडक्शन की, सिविल के ऊपर आएंगे, तो प्रोडक्शन बेसिकली आपका थोड़ा बहुत मैकेनिकल का पार्ट है, इसमें थोड़ा बहुत मेटलर्जी का पार्ट है, लेकिन मोस्टली इसमें मैनेजमेंट के ज्यादा थोड़े बहुत पार्ट्स होते हैं। अच्छे समझते हैं। देखिए, पहले तो इस ब्रांच का कहीं नाम प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, कहीं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है, तो कहीं पूरा नाम प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है। तो इस ब्रांच में मोस्टली काम यह है कि जब आप फैक्ट्रीज में जाते हो तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, यह काम होता है प्रोडक्शन इंजीनियर का। तो इसमें अगर कुछ मशीन्स ऑपरेट हो रहे हैं तो किस तरीके के मशीन्स हम यूज करें तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी। मटेरियल्स किस तरीके के यूज करें तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉस्ट घटेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये काम होता है एक प्रोडक्शन इंजीनियर का, जिसमें एक ओवरव्यू आपको मेटलर्जी का भी मिल रहा होता है, ओवरव्यू आपको मैकेनिकल का भी मिल रहा होता है। लेकिन यहां मोस्टली होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किस तरीके से करने, क्योंकि यहां पे मोस्टली आपको क्या करना है, फाइनेंसेस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। फाइनेंसेस मतलब वो चीज नहीं कि हम बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं, कहने का मतलब किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, कॉस्ट को कम किया जाए। तो ये काम होता है एक प्रोडक्शन इंजीनियर का। इसके बाद किसमें किस तरीके की जॉब्स होती हैं, क्या ग्रोथ है, सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर बात कर ले सिविल की, तो ये वो ब्रांच है जिसे हमने सबसे पहले बचपन में सुना था। अंबुजा सीमेंट के प्रचार से लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रचार तक हमने बचपन से इन्हें ही देखा है, क्योंकि घर जीवन में एक ही बार बनता है। तो अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका एक होटल का कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, एक फ्लैट बनाना हो, एक रेलवे लाइन बिछाना हो, कुछ भी हो, हर जगह सिविल इंजीनियर, कहीं भी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम आ रहा है, डैम बनाना हो, कुछ भी हो, वहां सिविल इंजीनियर की जॉब आती है।
अच्छा, हम इससे पहले बात करेंगे किसमें क्या क्या स्कोप है। एक ओवरऑल क्वेश्चन आता है कि भैया क्या किसी ब्रांच में स्कोप कम होता दिख रहा है फ्यूचर में? तो समझिएगा कि इंजीनियरिंग अभी अभी तो ग्रोथ होनी, इसमें ग्रोथ आनी चालू हुई है, इतनी जल्दी मार दोगे? हालांकि एक ऐसे मतलब हम इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो इंजीनियरिंग हमेशा से 5000 साल पहले से थी, लेकिन जब प्रॉपर एक फैक्ट्री, एक कॉरपोरेट के रूप में एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्थित होनी चालू हुई है, तब इसमें अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा है। और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इंडिया में अभी उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं आई है जितना हम यूएस में, जर्मनी में, इधर के कंट्रीज में देख ले, जापान में देख ले। तो इंडिया में अभी और ग्रोथ और स्कोप आना अभी बाकी है, चाहे वो हमारा ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो पॉलीमर हो, टेक्सटाइल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, सब में अभी ग्रोथ बहुत तेज आना अभी बाकी है इंडिया में। जब हम बात करते हैं इंडिया में स्कोप नहीं है, इसका मतलब इंडिया अभी उतने एडवांस्ड लेवल पे नहीं पहुंचा उस ब्रांच में। लेकिन इन नियर फ्यूचर चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि जितना भी आप इंडिया के हिस्ट्री को देखोगे तो जो बाकी सारे कंट्रीज हैं, मोस्टली हम यहाँ यूएस, जर्मनी, जापान जैसी कंपनीज ही देख रहे हैं, उनसे 5-10 साल पीछे रहता है। अभी थोड़ा सा हार्ड स्लाइड हो सकता है बट रियलिटी है। तो पीछे रहने का मतलब यह है कि जो जो वो कर रहे हैं 5-10 साल के अंतराल पे हम वो चीजें कर ही रहे होते हैं, तो अभी ग्रोथ आने ही वाली है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्कोप नहीं है इंडिया में, बिल्कुल ही काम नहीं होता, होता है लेकिन अभी छोटे स्केल पर है। कुछ ब्रांचेस में जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल, टेक्सटाइल, पॉलीमर, कुछ अभी छोटे लेवल पर है, लेकिन एडवांसमेंट्स आएंगी। और एडवांसमेंट्स क्यों आएंगी ये आप खुद सोचिए। अगर एडवांसमेंट्स नहीं आएंगी तो हम वापस पुराने जमाने में चले जाएंगे, और वो अभी रिकॉर्ड्स को देखते हुए लगता तो नहीं है। तो किसी भी ब्रांच को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है तो आप परस्यू कर सकते हो। जब तक के लिए इंडिया में स्कोप नहीं, आप फॉरेन में जाकर काम कर सकते हो, और जब इंडिया में स्कोप आएगा तो वापस आ जाएगी इंडिया में। हालांकि अब बात करते हैं कि मैकेनिकल में क्या स्कोप है। तो मैकेनिकल में देखिए, अगर हम इन सारे ब्रांचेस में बात कर ले तो इन सारे ब्रांचेस में यूजुअली लोग, अगर आप किसी ब्रांच बायस्ड नहीं हो कि मतलब मुझे इसी ब्रांच में जाना है, तो इन सारे ब्रांचेस मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, प्रोडक्शन में लोग मैकेनिकल को ऊपर रख रहे होते हैं। इसके पीछे रीजन बता दूं। अगर हम बात कर ले गेट के हिसाब से, तो मैकेनिकल और सिविल से लोग ज्यादा जा रहे होते हैं गेट में, मेटलर्जी से भी जा रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन से काफी कम लोग गेट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन से क्या कर रहे होते हैं वो भी बता रहा हूं मैं। और बात कर ले अगर हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से, तो वहां पर भी मैकेनिकल और सिविल से बहुत ज्यादा लोग जा रहे होते हैं। मेटलर्जी आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक सब्जेक्ट नहीं है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल। तो इन चारों सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट को चुनकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप इन चारों सब्जेक्ट के ही किसी के स्टूडेंट होने चाहिए। आप टेक्सटाइल, पॉलीमर किसी के भी स्टूडेंट हो, आप इन चारों में से कोई एक ब्रांच पिक करिए, मैकेनिकल, मेटलर्जी, आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी एक ब्रांच का आप थोड़ा और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल पर एग्जाम दीजिए और निकाल लीजिए। लेकिन कहना आसान है बट करना मुश्किल है, क्योंकि अपने ब्रांच की यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, दूसरे ब्रांच की पढ़ाई और एडवांस लेवल पे करें तो थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैकेनिकल और सिविल मोस्टली जा रहे होते हैं इधर, क्योंकि इनके लिए ज्यादा स्कोप है। अगर हम सिर्फ इन ब्रांचेस की बात करें, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी की, तो यहाँ मैकेनिकल और सिविल में अगर हम बात करें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने के हिसाब से ज्यादा स्कोप है। गेट में भी ये दोनों ब्रांचेस ज्यादा जा रहे होते हैं। और अगर हम बात कर ले पीएसयू के हिसाब से, तो पीएसयू में यहां सबसे ज्यादा हमारा मैकेनिकल जा रहा होता है। अगर सिर्फ इन चारों ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल सबसे ज्यादा जा रहा होता है पीएसयू में। सिविल के पीएसयू में स्कोप नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है सिविल का, वो भी बात करेंगे किस तरीके के गवर्नमेंट सेक्टर में। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी भी थोड़े बहुत पीएसयू में जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन का पीएसयू में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो एक एक चीज नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि बातें बहुत सी होंगी अभी और हो सकता है उसमें आप मिक्सअप हो जाओ। तो एक एक कॉलम बना लीजिए कि पीएसयू में कौन कौन सा जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसके लिए है, सारी चीजें नोट डाउन करते हुए जाइए। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से। तो यहाँ 3 ब्रांचेस ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाती हैं, मैकेनिकल, मेटलर्जी और प्रोडक्शन। ये तीनों में ऑलमोस्ट 19-20 का अंतर होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, लेकिन इन तीनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग रही होती है। सैलरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, जॉब रोल के हिसाब से नहीं। जॉब रोल क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी।
सिविल में आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट थोड़ा कम जाता है। इसमें बेसिकली सिविल में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा ज्यादा यहाँ स्कोप है और वो पास आउट होने के बाद होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो अपना अलग एग्जाम्स होते हैं ना। सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात कर लें कि क्या जॉब रोल्स क्या होते हैं। तो मैकेनिकल में मोस्टली आपका कोर कंपनी जा रहा होता है। कोर कंपनी जैसे टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, आपका अशोक लीलैंड हो गया, बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल बेस्ड कंपनी जो हैं, मर्सिडीज बेंज, सारी चीजें मैकेनिकल के लिए खुलती हैं जो कोर कंपनी हो गए। अब यहाँ कोर और नॉन कोर में बहुत सारे लोगों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि भैया कोर ब्रांचेस तो सारे ही ब्रांच होते हैं, अगर हम किसी ब्रांच में उस ब्रांच से हट के अगर कुछ जॉब करते हैं तो वो नॉन कोर जॉब होता है। तो कोर और नॉन कोर जॉब होता है, लेकिन ब्रांचेस सारे ही कोर होते हैं। तो यहां समझिएगा, जिन्होंने भी इस कमेंट को लिखा था, मुझे लगता है आप अभी कॉलेज में गए नहीं हो। ये जो आप बोल रहे हो उसी तरीके से है जैसे हम ड्रग्स को बोलते हैं। ड्रग्स का लिटरल मीनिंग मेडिसिन से होता है, जो भी बॉडी में ऐसे केमिकल्स जो कुछ चेंजेस करते हैं। लेकिन यूजुअली जब हम ड्रग्स बोलते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में वो कुछ नशे की पदार्थ होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ कॉमन लैंग्वेज में जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो कोर ब्रांचेस मतलब वही हम बोलते हैं। आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आपके कोर ब्रांचेस में आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो मैकेनिकल है यहां पर इसे भी एक, यहां जितने भी हम ब्रांचेस देख रहे हैं सारे ही कोर ब्रांचेस हो गए। अब इसमें जनरल टर्म में ऐसे तो फिर सारे ही कोर ब्रांचेस होते हैं, लेकिन कॉलेज में चले जाइएगा तो जो भी मैं ब्रांचेस अभी बोल रहा हूँ, मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, सिविल, ये सारे ही कोर ब्रांचेस होते हैं। तो अब मैकेनिकल में देखिए तो मोस्टली 40-45% अच्छे कॉलेजेस में लोग कोर सेक्टर में जा रहे होते हैं। एनआईटी जमशेदपुर के हिसाब से ही ले लीजिए। फिर 30-40% लोग डेटा एनालिटिक्स में भी जा रहे होते हैं। अब डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंसी क्या होता है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आ रही होगी, तब तक आप कोरा या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स मतलब यही होता है बेसिकली, कोई भी कंपनी की कुछ सेल्स है, किसी भी तरीके की डेटा हो गई, उसे इंटरप्रेट करना और उसमें से निकालना कि मेरे काम का डेटा कैसे है, मुझे इस डेटा के बेसिस पर और कैसे कंपनी को ग्रोथ दिलाना चाहिए, किस तरफ मेरे कस्टमर्स ज्यादा अलाइंड है। मतलब डेटा का पूरा यहाँ गेम होता है डेटा एनालिटिक्स में। तो डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, ये सब 30-40% जॉब रोल्स हो जाते हैं। और 5-10%, 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन कितना बढ़िया आपका कॉलेज है, उतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का परसेंटेज बढ़ता है। अगर बिल्कुल आईआईटीज में बैठे हो तो ये 20-30%, 40% भी हो सकता है। 40% बहुत ज्यादा होता है मैकेनिकल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ये होता है मैकेनिकल के जॉब रोल्स। बात कर ले अगर हम मेटलर्जी के जॉब रोल्स, तो यहां पर भी कुछ सिमिलर है मैकेनिकल से, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थोड़े और कम हो जाते हैं, मतलब 5-10% ले सकते हो। मोस्टली वही एनालिटिक्स और कोर जॉब में जा रहे होते हैं। और मेटलर्जी में हम थोड़ा सा ज्यादा और रिसर्च वर्क की तरफ भी जा रहे होते हैं। मैकेनिकल के कंपैरिजन में यहाँ मेटलर्जी में रिसर्च वर्क के लिए लोग ज्यादा जा रहे होते हैं। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिसर्च में यहाँ लोग नहीं जा रहे होते। यूजुअली प्रोडक्शन के बाद ज्यादातर लोग, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं लेकिन सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में आईआईएम, मैनेजमेंट के कोर्सेज, एमबीए के कोर्सेज प्रोडक्शन वाले थोड़ा ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया है मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इनका थोड़ा ज्यादा काम होता है प्रोडक्शन में। तो अगर आप और एक बेटर फ्यूचर चाहते हो तो एमबीए के बाद यहाँ और बढ़िया स्कोप निकल कर आता है प्रोडक्शन में। और यहाँ मोस्टली नॉन कोर जॉब्स लग रहे होते हैं, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यही सारे जॉब्स ज्यादा है प्रोडक्शन के लिए। जो मैंने बोला कि मैकेनिकल, मेटलर्जी की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, प्रोडक्शन में तो थोड़ी बहुत ही होती है। इसलिए किसी कोर कंपनी में जा रहे हो, किसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टाटा स्टील, वेदांता टाइप की कंपनी में, तो वहां भी आपको कोर जॉब्स नहीं मिल रहे होंगे, वहां भी आपको ऑपरेशन, सप्लाई चेन वाले ही जॉब्स मिल रहे होंगे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ सप्लाई चेन क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे के ऊपर वीडियो आ रहे होंगे कि ये सारे जॉब्स होते क्या है। लेकिन सप्लाई चेन का अभी बेसिक सा इतना सा मतलब समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक्स, मेरा सामान कैसे कहां जाएगा, कितना सामान मुझे प्रोड्यूस करना है, सारे सप्लाई चेन में आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से हो गया। मोस्टली प्रोडक्शन में नॉन कोर जॉब्स होते हैं और रिसर्च के हिसाब से थोड़ा कम ही हो रहा होता है प्रोडक्शन में। और बात कर ले अगर हम सिविल में, तो देख ही लिया हमें ऑन कैंपस यहाँ थोड़ा कम प्लेसमेंट जा रहा होता है, लेकिन एक बार जैसे आप पास आउट हो जाते हो तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास अप्रोच करिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पीरियड होगी, उसके बाद वो हायर करेंगे, थोड़ा बहुत सीखिए, फिर आप खुद की ठेकेदारी चालू करिए। सुनने में अजीब लग रहा है बट ठेकेदारी में काफी पैसा है। ठेकेदारी मतलब क्या होता है भैया, तो आप इसमें छोटा से बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटा घर बनाने से लेकर उस वहां से लेकर एक फ्लैट बनाने तक हर चीज की यहाँ ठेकेदारी होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेना बेसिकली। अब इसके अंदर आप खुद इंजीनियर्स हायर करिए, कुछ आपके पास डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, कुछ मुझे घर बनाना है कैसा डिजाइन होना चाहिए, बहुत कुछ होता है।
तो आप पहले खुद किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी एजेंसी के अंदर काम करोगे, उसके बाद धीरे धीरे हम चीजें सीखते हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हो। गवर्नमेंट कभी ब्रिज बनाना हो गया, डैम बनाना हो गया, गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर्स निकालती है, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आपके ऑफिसर लेवल पोस्ट होते हैं, जहां इंस्पेक्टर लेवल, जहां अगर कुछ इंस्पेक्टर मतलब पुलिस नहीं, यहां पर इंस्पेक्शन का काम, अगर कोई ब्रिज बना है, डैम बना है, उसका फाइनल इंस्पेक्शन करना सही से हुआ या नहीं, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गए। तो यहाँ गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गवर्नमेंट मतलब यहाँ पीएसयू मत समझ लीजिएगा। पीएसयू में अगर हम इन चारों में बात करें तो मैकेनिकल में ज्यादा स्कोप है। तो अभी हमने जितना देखा, मैकेनिकल में कुछ ज्यादा ही चीजें निकल कर आ रही है इन सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में, इसलिए मैकेनिकल को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन सारे ब्रांचेस से, और मेटलर्जी, प्रोडक्शन और सिविल से। लेकिन अगर हम बात कर ले पैसे के हिसाब से, तो मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सिमिलर ऑन कैंपस प्लेसमेंट जाते हैं, लेकिन जॉब रोल्स अलग होते हैं। मैंने बता दिया किस तरीके के जॉब रोल्स मिलते हैं। फिर अगर हम बात कर ले कि सिविल में, तो उसमें अभी तो पैसा कम है, ऑन कैंपस में पैसा कम होता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्कोप है। तो अगर हम बात कर ले कि भैया किन ब्रांचेस में क्या कट ऑफ रहती है, किस ऑर्डर में हमें चुनना चाहिए, तो मैकेनिकल सबसे यहां टॉप पे रहता है इन ब्रांचेस में। फिर मेटलर्जी, सिविल, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, 19-20 का फर्क हो गया, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट की क्या प्रायोरिटी है, स्टूडेंट का क्या पसंद है। अगर आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन का एक बैकग्राउंड है, तब सिविल आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्कोप हो सकता है। तो इतनी सी ही चीजें थी, इससे ज्यादा और आपको इन डेप्थ अभी जानने की जरूरत नहीं है। कॉलेज सिलेक्शन के हिसाब से, एक ब्रांच ओवरव्यू के हिसाब से आपको जितना जानना चाहिए था, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब जितने भी जॉब रोल्स के मैंने नाम लिए हैं, उन जॉब रोल्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो आ रही होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग में इतने ही जॉब रोल्स होते हैं, बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, सबके ऊपर अभी अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगी। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में भी जाते हैं, फाइनेंस कंपनी में भी जाते हैं, एडटेक कंपनीज में भी जाते हैं, बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग डोमेन में घुस गए, तो इंजीनियरिंग लाइन बीटेक में घुसने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप एक प्योर इंजीनियर बन के निकल रहे होगे, बहुत कुछ है यहां पर। और अगेन मैंने जितना बोला कि इस ब्रांच में ये काम होता है, उस ब्रांच में वो काम होता है, तो जो नॉन कोर जॉब्स होते हैं ना, यानी कि उस ब्रांच को छोड़कर दूसरे ब्रांच का कुछ भी, फाइनेंस हो गया, एसडी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये जो नॉन कोर जॉब्स होते हैं, ये आप किसी भी ब्रांच से दे सकते हो ऑफ कैंपस में, कोई यहां लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये सारे कोर जॉब्स होते हैं, यहां रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। आप मेटलर्जी के हो तो मैकेनिकल के कोर जॉब्स नहीं ले सकते, आप मेटलर्जी के हो तो प्रोडक्शन के कोर जॉब्स नहीं ले सकते। तो ये सारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। लेकिन अगर कोर जॉब जो मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये सारे कोर जॉब्स मिलते हैं, यहाँ मोस्टली अगर आप अच्छे कॉलेज आईआईटी एनआईटी से हो, तो जो मैनेजमेंट लेवल रोल्स होते हैं, मतलब अपने अंदर कुछ इंजीनियर्स को आप गाइड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, वो सारे जॉब रोल से चालू होता है। तो सारी चीजें अभी चैनल के साथ बने रहिए, धीरे धीरे अभी हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर पर एक दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।